चलिए, मैं अंशु कुमार आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। आज हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ और हिमालय की जो नदी है उसके बारे में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। छोटा-सा टॉपिक है, इसे हम देख लेते हैं। कभी-कभी से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? इनमें से कौन क्या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के लक्षण नहीं है या हिमालय नदियों के इनमें से कौन-सा लक्षण नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार हम कंपैरिजन करके जब स्टडी कर लेंगे, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए, चाहे बीपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे फिर आपका दरोगा में पूछे, चाहे किसी पीसीएस एग्जाम में पूछे, उसको आराम से क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, टू द पॉइंट आएँगे डायरेक्ट। छोटा-सा टॉपिक है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये है हमारा हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की तुलना कर रहे हैं, ठीक है? ये हमारा हो गया हिमालय नदी। कौन-सी नदी हो गई? हिमालय नदी। और ये कौन-सी नदी है हमारा? प्रायद्वीपीय नदी है। ये हिमालय नदी हो गई सारी, आइए हमारा प्रायद्वीपीय नदी हो गया, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये क्रम संख्या हमने डाल दिया, कितने पॉइंट हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किस आधार पे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी मैंने डाल दिया है। तो पहला आधार क्या है हमारा? उद्गम स्थल के हिसाब से। उद्गम स्थल के हिसाब से हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी में क्या अंतर है? तो हम हिमालय नदी का उद्गम अगर देखेंगे तो कहाँ से निकलती है हिमालय नदी का सारा का सारा? हिमालय नदी के बारे में गौर कीजिएगा तो सारे नदी कहीं न कहीं हिमोड से निकल रहे हैं, मतलब ग्लेशियर से निकल रहे हैं। उनकी जल की प्राप्ति कहाँ से हो रहा है? ग्लेशियर से होता है, वहाँ से उनका उद्गम होता है। लेकिन यही प्रायद्वीपीय भारत में जब आइएगा तो कहाँ से नदी निकलती है? तो बरसाती नदियाँ होती हैं ये, पठार से निकली हैं या पहाड़ से जब बारिश होगा तो उस बारिश के पानी से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है एवं मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा पॉइंट क्या बनाते हैं हम कंपैरिजन करने का, तो है हमारा प्रवाह प्रवृत्ति के रूप से। प्रवाह का प्रवृत्ति क्या है इनका? तो जब हमारा प्रवाह की प्रवृत्ति पर फोकस करेंगे तो जब अगर हम बात करें हिमालय नदी के बारे में, तो हिमालय नदी की प्रवाह कैसी है? बताइए। हिमालय नदी जो है बारहमासी है। क्यों बारहमासी है? क्योंकि ये हिमनद से निकलती है और इसे 12 महीना जल प्राप्त होता है। लेकिन यही बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में तो बारहमासी नहीं है। क्यों नहीं बारहमासी है? क्योंकि बरसाती नदी है, उन्हें आपका 12 महीना जल की प्राप्ति नहीं होती है। ये हमारा हो गया प्रवाह प्रवृत्ति के हिसाब से डिफरेंस। चलिए, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी मौसमी नदी है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहती है ये। चलिए, उसके बाद आ जाइए थर्ड पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे अप्रवाह के प्रकार के बारे में, ठीक है? अपवाह के प्रकार के बारे में, कैसे प्रवाहित होती है ना उसके प्रकार क्या है उसके बारे में। ये पूर्ववर्ती नदी होती है, अनुवर्ती होती है, ठीक है? पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी होती है। पूर्ववर्ती नदी के बारे में बताए थे। पूर्ववर्ती नदी जो है आपके ढाल का अनुसरण नहीं करती है और ये आपके हिमालय से पहले से इनका निर्माण हो चुका है। जैसे कि आपका हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सतलज नदी हो गया आपका, सिंधु नदी हो गया, ये सब क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। कोसी भी है और सुबनसिरी नदी भी है। और एवं अनुवर्ती नदी मैदानी भाग में ये वृक्षाकार पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? मैदानी भाग में वृक्षाकार पैटर्न का निर्माण करती है और और जब प्रायद्वीपीय भारत में आएगा तो कैसी नदी मिलती है? अध्यारोपित नदी, जैसे मालवा के पठार के आसपास से जो नदी निकलती है, अध्यारोपित नदी का एग्जाम्पल है। जैसे मालवा के पठार से कौन-कौन सी नदी निकलती है? चंबल है, बेतवा है, केन है, सीन है, ये सब नदी मालवा के पठार से निकलती है। सारे चारों नदियाँ किससे? यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद आइएगा इसमें क्या है? पुनर्वर्ती होती है, अनुवर्ती होती है ये। उसके बाद आएगा नदी की प्रकृति के हिसाब से। नदी की प्रकृति के हिसाब से देखते हैं, फोर्थ पॉइंट हम जो हमारा है कंपैरिजन करने का मैंने जो आधार बनाया है, नदी की प्रकृति। तो कैसा होता है नदी की प्रकृति? तो लंबा मार्ग होता है, जो हिमालय नदी होती है लंबा मार्ग होता है क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल अधिक होता है तो लंबी दूरी तक प्रवाहित होते हैं, ठीक है? क्योंकि ग्लेशियर से निकल के आ रहे हैं, ज़्यादा ऊँचाई से आ रहे हैं तो इनके अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो लंबा मार्ग होता है, ऊबड़-खाबड़ पर्वतों से गुजरती हुई ये नदियाँ आती हैं। मैदानी भाग में जब पहुँचती है तो अपना मार्ग बदलती है और विसर्प करती है। विसर्प करने का मतलब इस तरह से फॉलो करती है, ठीक है? मैदानी भाग में पहुँचने के बाद। क्योंकि जब नदी ज़्यादा ऊँचाई से आती है तो अपने साथ गाद और मलबा वगैरह सब लेकर जाते हैं, पत्थर-कंकड़ सब लेके अपने साथ आएगी बहुत सारा। ऊँचाई से आ रही है तो उनका पोटेंशियल ज़्यादा है, तीव्र धारा है तो सब कुछ अपने साथ बहाकर लाती है। लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में आते हैं, इनका स्लोप पहले ऐसे था, अब स्लोप इनका धीरे-धीरे कम हो गया, स्लोप ऐसे हो गया। जब स्लोप कम हो जाता है तो क्या करेंगे, कुछ इस मोड़ पे जमा कर देंगे अपना मलबा, तो कुछ इस मोड़ पे जमा करेंगे, कुछ इस मोड़ पे जमा करेंगे। इस तरह से विसर्प करते हुए चलेंगे, ठीक है? और इसी तरह से गोखुर झील का भी निर्माण ये करेंगे। कहाँ? मैदानी भाग में। उसके बाद आइएगा जब हम प्रायद्वीपीय भाग के बारे में देखते हैं, ठीक है? ये सुषमायोजित घाटियों के साथ छोटा बहती है और छोटी होती है, इनका मार्ग निश्चित होता है। जैसे कि आप देखिएगा भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी हमारा नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, दामोदर नदी है, इनका मार्ग फिक्स है, छोटी नदियाँ हैं, इस मार्ग में हमारा बहती हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद आइए जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में देखते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, तब जल ग्रहण क्षेत्र क्या हो गया? इसका जो बहुत बड़ा होगा द्रोणी, किसका? हिमालय नदी का। क्योंकि एक तो हिमनद से ग्लेशियर से जल प्राप्त हो रहा है, प्लस उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, इसका जल ग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदी के बारे में बात करेंगे तो अपेक्षाकृत इनका जल ग्रहण क्षेत्र छोटा होता है। क्यों छोटा होता है? एक तो इन्हें हिमालय नदी नहीं है,
जो भी नदी इनके सहायक नदी आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के सारे बरसाती नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। बरसाती नदी है तो सिर्फ बरसात में वो अपना ज्यादा से ज्यादा जल देंगे, बाकी मौसम में वो सूख जाती है छोटी छोटी नदियां, इसलिए इनका जल ग्रहण क्षेत्र छोटा है। उसके बाद नदी की आयु के बारे में बात करेंगे हम, तो हिमालय नदी क्या है, युवा अवस्था में है। वो काट छाट ज्यादा करती है, गार्ड्स कैनियन का निर्माण ज्यादा करती है, ठीक है। ये युवा अवस्था में क्रियाशील ये है और गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं, गार्ड्स का निर्माण करते हैं। आपसे ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी नदी नदी क्रियाशील है, सिंपल सा वर्ड पूछा है, कौन सी नदी क्रियाशील है। आपको समझ में आना चाहिए क्रियाशील नदी किस टाइप की होती है। क्रियाशील मतलब क्रिया करने की क्षमता हो उसके अंदर, क्रिया मतलब कार्य करने की क्षमता हो, तो कार्य करने की क्षमता उसके अंदर होगा ज्यादा, जिसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा होगा। और पोटेंशियल किसके अंदर ज्यादा है, हिमालय नदी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए इसे क्रियाशील नदी भी कहते हैं। और जो कि हमारा आपका क्वेश्चन पूछे कि इनमें से कौन सी नदी क्रियाशील नदी है, तो आप गौर कीजिएगा उनमें से कौन सी नदी हिमालय नदी है। जो हिमालय नदी होगी वो क्रियाशील नदी होगी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी क्रियाशील नहीं है। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत ये युवा अवस्था में थी हिमालय नदी। अगर हम बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत की नदी, ये क्या है, प्रौढ़ अवस्था में है, प्रौढ़ नदी है ये, माने बूढ़ी हो चुके हैं ये, इनके अंदर काट छाट करने की क्षमता नहीं रह गया है, ठीक है। जो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं एवं घाटियां अपेक्षाकृत कम गहरी बनाती हैं तथा उथली होती है, ठीक है। उथली का मतलब हो गया छिछला पानी, जहां जैसे ये हो गया ना इस तरह का, यहाँ पे ऊंचा टापू जैसा निकला हुआ, इधर भी जल है इधर भी जल है, तो ये हो गया आपका छिछला पानी वाला होता है, इसको उथली बोलते हैं। इसके अंदर देखिए ये नदियां नौवहन और सिंचाई के अनुकूल होती है। ये नदी जो हो गया हिमालय नदी, ये नदी नौवहन एवं सिंचाई, नौवहन मतलब नौका इसमें चला सकते हैं आप, सिंचाई के अनुकूल होती है, ठीक है। अब देखिए क्या सिंचाई के अनुकूल प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नहीं है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां भी सिंचाई के अनुकूल है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। क्यों कम है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में नहर की खुदाई करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे क्या है, कठोर कठोर चट्टान पाए जाते हैं नीचे, क्योंकि पठारी इलाका है, चट्टान कठोर कठोर नीचे होते हैं, तो उसमें नहर का निर्माण करना बहुत ही कठिन है। अब गौर कीजिएगा दक्षिण भारत में आप ज्यादा नहर के बारे में नहीं पढ़ते हैं, नहर भरते हैं उत्तर भारत में ज्यादा पढ़ते हैं, यूपी में पढ़ते हैं या पंजाब हरियाणा, इधर में आप नहर का निर्माण ज्यादा हुआ है राजस्थान वगैरह में, लेकिन आपका नीचे में नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है प्रायद्वीपीय भारत में, क्योंकि कठोर चट्टान पाए जाते हैं उनके पठार के नीचे, जिस वजह से वहां पे नहर का निर्माण करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके बाद नौवहन, नौवहन माने नौकायान, जैसे उत्तरी भारत की नदी गंगा नदी हो गया आपका, ठीक है, इस समय नौका चला सकते हैं आप, लेकिन पठारी नदियां जो उसमें नौका गमन करना मुश्किल होता है, क्योंकि पठारी नदियां क्या है, इस तरह से बह रही है, अचानक से इस तरह से इनका जल नीचे आ जाता है, नीचे इसलिए आ गया कि यहाँ पे पठार से नीचे गिरती है नदी और ये जलप्रपात का निर्माण करते हैं। तो पता चला नाव लेके यहाँ से चले थे आप, यहाँ से नाव लेके चले, दरार से नीचे गिर गया, नीचे गिरे आप, तो सोचे आपका क्या हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां है वो नौकागम में ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा जलप्रपात का निर्माण करती हैं। अब गौर कीजिएगा जितनी भी जलप्रपात आप पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ते हैं, आप कहीं उत्तरी भारत में नहीं पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ते हैं कि जलप्रपात जम्मू कश्मीर में कहाँ पे जलप्रपात है और उत्तराखंड में कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, सारा जलप्रपात करीब करीब आप नीचे पढ़ते हैं, क्योंकि जलप्रपात का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत की नदियां ज्यादा करती हैं, क्योंकि ये पठारी नदियां हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या था, ये नदियां नौवहन और सिंचाई के अनुकूल नहीं है। क्लियर हो गया ये पॉइंट हमारा। इस तरह से हम लोग कंपेरिजन करके स्टडी के हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी के बारे में। इस तरह से नदी तंत्र हमारा समाप्त होता है। नदी तंत्र मतलब कि नदी के बारे में जो आप देख रहे थे मुख्य रूप से मैप से, हाँ, इसमें टेबल बना करके हम नदी तंत्र चैप्टर नहीं समाप्त होता, टॉपिक है, टेबल बना करके कुछ नदी जो बच गया है ना उसको आपके सामने हम लेकर के आएंगे, ठीक है। टेबल बना करके नदी का उद्गम क्या है और कहाँ निकलती है, सहायक नदी कौन है और कहाँ जाकर अपना जल गिराएगी, ठीक है। चलिए, तो आप लोग फिर से एक बार हम आपको बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को तो पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास। ओके, चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।